हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग पेन के बारे में देखेंगे। टुडेज टॉपिक इज नो योर बैक पेन। आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो या लॉन्ग ट्रैवलिंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, बैक पेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन है। द थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विच इज अफेक्टिंग एवरीवन फ्रॉम ऑल एजेस, बच्चों से लेके बूढ़े तक के, वो लो बैक पेन है। तो हमको जब भी बैक पेन होता है तो या तो आप उसको बहुत लाइटली लेते हैं या उसको कभी कभी हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अब बैक पेन बहुत तरह के हो सकते हैं, उसके अलग अलग डायग्नोसिस हो सकते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा बैक पेन क्या है, उसकी वजह क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ये मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत सारी स्टडीज भी इसके पीछे सपोर्ट के लिए है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एज ग्रुप से। यंग पीपल है, सिर्फ इवनिंग में या बहुत काम करने के बाद अगर बैक पेन होता है, सिर्फ बैक में है, पैरों में नहीं जा रहा है, कुछ मूवमेंट में ज्यादा होता है, आगे झुकने में ज्यादा होगा, ज्यादा देर बैठ लिया तो बैक पेन होगा, तो 95% चांसेस है कि ये एक सादा मस्कुलर पेन है। या तो पैरास्पाइनल मसल जो आपके पीठ के दोनों बाजू हैं वो हो सकते हैं, या आपका एक साइड का मसल जिसको हम क्वाड्रेटस लंबोरम बोलते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो हो सकता है। इसका कॉमन रीजन तो ज्यादातर बैठना या ट्रैवल करना या आगे झुक के फॉरवर्ड बेंड होके कुछ काम करना है। इस केस में फिजियोथेरेपिस्ट आपको डायरेक्टली हेल्प कर लेता है, हमको और नए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्टली। अगर किसी को पेन होता है सुबह में उठने के बाद, स्टिफनेस लगता है 30-40 मिनट्स से ज्यादा और रोज रहता है, कोई उठ रहा है, उठने के बाद जब तक कि वो थोड़ा एक्टिविटी नहीं कर लेता या कुछ नहा नहीं लेते हैं, 30-40 मिनट्स से ज्यादा स्टिफनेस रहता है मूवमेंट में, तो देयर इज अ चांस कि ये कोई ना कोई किस्म का संधिवात हो सकता है, जैसा हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो स्पाइन में जनरली इस एएस के चांसेस हैं। अगर यंग एज है, बिटवीन 20 टू 24 से लेके तो 35-40 तक की एज ग्रुप में, लेकिन इसकी क्लिनिकल चीज है, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगा और धीरे धीरे ये स्टिफनेस बढ़ते ही जाएगा। मतलब अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये स्टिफनेस विद पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जा रहा है, और अगर ये क्रॉनिक हो गया 6 महीने 8 महीने, हाई चांसेस है कि एएस है। ये केस में हम ब्लड टेस्ट करके रूल आउट कर लेंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इसको सिर्फ एक्सरसाइजेस से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक रिमेटोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपको रिमेटोलॉजिस्ट के साथ फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम और थोड़े कॉमन इसमें आते हैं कि किसी को बैक पेन है और साथ में एक पैर में या दोनों पैर में दर्द होता है। अब ये दर्द दो मरतबा हो सकता है। एक तो वो है रात को आप पूरा दिन काम करके आए, थक गए, सोने गए, तो तब एहसास हो रहा है कि मेरे पैरों में दर्द है, तो हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है कि ये एक मस्कुलर पेन है। और दूसरा इसका चांसेस ये भी है कि आप दिन में इतना ध्यान नहीं रखें, लेकिन शाम में जब गए तो हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है और एक साइन है कि आप थोड़ा ओवर थिंक भी कर रहे हैं अपने पेन को लेके। ये केस में भी ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पैरों में कभी भी दर्द होता है तो हम एक एक्सरे और एमआरआई रिकमेंड करते हैं। अब पेशेंट ये है कि उसको चलने के बाद पेन होता है, एक है बैक पेन जो बैठने पे हो रहा है, वो एक अलग हो गया। लेकिन अगर किसी को वॉकिंग में, अगर मैं 5 मिनट चल रहा हूँ और एक पैर में या दोनों पैर में दर्द हो रहा है और वो जितना मैं चलूंगा उतना पेन बढ़ते जाएगा, और थोड़ा रेस्ट किए तो पेन कम हो जाता है, तो इट्स अ क्लिनिकल साइन ऑफ पीआईवीडी या प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो हम कहते हैं मनके में गैप हो गया। और ये केस में आपको एमआरआई करना जरूरी है। अब एमआरआई करने के पीछे हमारा एम ये रहता है कि रूट जो है, जो स्पाइन से हमारे पैरों की नस निकलती है, तो वो रूट में कितना दबाव है। अगर इनिशियल है 20-25% से 50% तक के है, तो वेरी हाई चांसेस है कि हम वो सिंपल फिजियोथेरेपी, रेस्ट और कुछ सपोर्ट से उसको कर सकते हैं। आजकल फिजियोथेरेपी में बहुत लेटेस्ट मशीन्स आई हैं। अभी एक डिकम्प्रेशन यूनिट्स है काफी अच्छे हमारे पास, साथ में मैट्रिक्स थेरेपी है, कुछ कोर एक्सरसाइजेस हैं, डायनामिक न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस हैं, और जरूरत पड़ी तो कैरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट भी हम उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर ये काफी सिग्निफिकेंट कंप्रेशन है तो आप ऐसा समझिए कि ये एक कांटा है जो चुभ गया। अब आप इसको बगैर ऑपरेशन के निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। इसलिए केस टू केस हमको ये देखना पड़ता है कि वेदर इट रिक्वायर्स सर्जरी और नॉट। अगर पेन के साथ थोड़ा भी 5-10% भी वीकनेस डेवलप हो रहा है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यू मे नीड अ सर्जरी एंड यू हैव टू कंसल्ट सम स्पाइन एक्सपर्ट। अब कुछ लोगों को पेन कब होता है
कि थोड़ा सा जब फॉरवर्ड बेंड किया या ज्यादा देर खड़े रहा, सिर्फ तभी पेन है, नीचे पैरों में पेन नहीं जा रहा है, चलने में उतना पेन नहीं होता है। तो हम एक बार एक्सरे निकाल के सिर्फ ये देख लेते हैं कि आपके जो लंबर वर्टिब्रा है या स्पाइन है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मैं आगे झुक रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ तो ये मूवमेंट में साइड व्यू में हम एक्सरे में देखते हैं कि स्पाइन का स्टेबिलिटी कैसा है। तो कभी कभी ये होता है कि आपका एक मन का तो बराबर मूव हो रहा है लेकिन दूसरा वाला उतना या तो वहीं रुक गया या कुछ ज्यादा मूव हो रहा है। तो जस्ट फॉर स्टेबिलिटी चेक, कोई पार्स फ्रैक्चर तो नहीं है या अनस्टेबल कोई सेगमेंट अनस्टेबल तो नहीं है, तो उसमें हम एक एक्सरे कर लेते हैं। अब ये सारे पेन जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये देखना है कि किस फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से पेन में मुझे सेकंड ओपिनियन की जरूरत है और कौन सा पेन मैं इजीली मैनेज करता हूँ। सक्सेस मंत्र किसी भी थेरेपिस्ट के लिए ये नहीं है कि आप कितने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, बल्कि आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं किसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, होम नॉट टू ट्रीट, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। होप आज के वीडियो से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मेरे को बैक पेन है उसका टेंटेटिव कॉज क्या हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।